अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा अपने केबिन में आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। अपनी आंखें बंद करते ही उसके सामने मीरा का चेहरा आ जाता है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, उसके हिलते होठ, उसकी आंखें जो बोलते समय टाइम टाइम पर शब्दों के साथ साथ अपना एक्सप्रेशन बदल रही थी। अच्छ ने आज तक इतनी काम के प्रति डिटर्मिनेशन किसी में नहीं देखी थी। अच्छ उसके साथ जो भी करता था उसके बाद भी मीरा अपने काम में पीछे नहीं होती थी। यही सब सोच कर अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जिससे वो खुद भी अनजान था। तभी राजीव उसके केबिन में आता है और सामने अच्छ को इस तरह से आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए देख शॉक्ड हो जाता है। अच्छ को तो एहसास भी नहीं होता है कि उसके केबिन में कोई आकर खड़ा है, वो तो बस मीरा के ख्यालों में था। राजीव उसे ऐसे देखकर कहता है, क्या बात है, किसको याद करके इतना मुस्कुराया जा रहा है? अच्छा उसकी बात सुनकर अपने सेंस में आता है और बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? राजीव बोला, मैं ये बताने आया था कि आज शाम को मिस्टर अग्रवाल ने एक पार्टी दी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो तुझे और मीरा को खास इन्विटेशन है। अच्छा बोला, ठीक है, और उसने कुछ बताया कि उसने ये काम क्यों किया है? राजीव बोला, हाँ, उसने बताया कि ये काम उसे करने के लिए एक कॉल आई थी। उसके बच्चे को किडनैप किया गया था और ये करने को बोला गया था। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, कल तक पता चल जाएगा। अच्छा बोला, ठीक है। ये बोलकर वो बाहर आता है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं, क्योंकि सामने मीरा और वो अकाउंटेंट जो कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रहा था, वो दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। और उन दोनों को इस तरह से बातें करते देख अच्छ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मीरा ने आज तक उससे बात करते हुए एक स्माइल भी पास नहीं की और इससे ऐसे हंस हंस कर बात कर रही है जैसे दोनों बिछड़े प्रेमी हों। अच्छ जल्दी से मीरा और उस अकाउंटेंट के पास पहुंचता है और गुस्से में मीरा से बोलता है, मिस मीरा, मैंने आपको कुछ काम कहा था, वह आपने किया कि नहीं? या फिर यहाँ पर आप गप्पे लड़ाने आई हैं, काम करने नहीं? फिर वो उस अकाउंटेंट की तरफ होता है। वह अकाउंटेंट जिसका नाम था अंकित भारद्वाज से कहता है, मिस्टर भारद्वाज, लगता है आप यहाँ काम करने से ज़्यादा लड़कियों से फ्लर्ट करने आते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपना रिज़ाइनिंग लेटर टाइप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे एक्सेप्ट करने में। अंकित डरते हुए बोला, सॉरी सर, वो तो मैं मिस मीरा को आज के अकाउंट की डिटेल देने आया था जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनानी है तो उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा मैं उन्हें खुद ही दे देता हूँ और उन्हें बाकी की डिटेल्स भी दे देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बोला, मिस्टर भारद्वाज ऑफिस में अपना काम छोड़कर यहाँ मीरा को फाइल देने आ गए। अगर ऐसा है तो आज ही आपका काम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आज ही मुझे पूरे साल की प्रॉफिट और लॉस की पूरी डिटेल चाहिए होगी, 1 घंटे के अंदर मेरे डेस्क पर होनी चाहिए। अंकित कुछ कहने को होता है, लेकिन अच्छ की डरावनी आंखें देखकर उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है और वह जी सर बोलकर वहाँ से चला जाता है। अंकित के जाने के बाद अच्छ मीरा की ओर देखता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, अच्छ बोला, मिस मीरा, मैंने आपको कुछ कहा था, क्या वो काम पूरा हो गया? मीरा बोली, असल में सर वही प्रोजेक्ट की फाइल और पेन ड्राइव आपके पास लेकर आ रही थी। अच्छ मीरा का जवाब सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मीरा इतनी जल्दी वो सारे काम कर लेगी। अच्छ राजीव से फाइल और पेन ड्राइव ले लो और अपने पास रखना और आप मेरे साथ चलिए। यह बोल वो मीरा के साथ ऑफिस से निकल जाता है। इस समय अच्छ और मीरा कार में बैठे हुए थे। मीरा यही सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ जा रही है। शायद किसी मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है मीरा बाहर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह दोनों इस समय सिटी के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़े थे। मीरा थोड़ा सा झिझकते हुए अच्छे से पूछती है, सर हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ मॉल में क्या काम? अच्छ बोला, मिस मीरा, ये बताइए मॉल में लोग आखिर आते क्यों हैं? मीरा बोली, सर ये कैसा सवाल है, मॉल में तो सब लोग शॉपिंग करने आते हैं। अच्छ बोला, एग्जैक्ट मिस मीरा, हम भी यहाँ शॉपिंग के लिए ही आए हैं। मीरा को समझ में नहीं आता है कि अच्छ उसे अपने साथ शॉपिंग करने क्यों लाया है, क्योंकि अच्छ तो हमेशा खुद ही अपने डिजाइनर से कपड़े बनवाता था, तो मॉल में क्यों आएगा कपड़े लेने के लिए। लेकिन चुपचाप अच्छ के पीछे पीछे मीरा चली जा रही थी। तभी उसके सामने एक सेल्स गर्ल आती है और अच्छ उससे कुछ कहता है, लेकिन मीरा उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छ की बात सुनकर मीरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कह सकता है, वो भी पब्लिक प्लेस पर। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो उसे यहाँ सिर्फ उसकी इंसल्ट करने ही लाया है, क्योंकि अच्छ ने मीरा के लिए उस सेल्स गर्ल से कहा था कि वो उसकी मिस्ट्रेस है।
और वो उसके लिए कोई पार्टी वियर ड्रेस दिखाए। फिर उसने खुद ही से मन ही मन कहा, मैं भी किस इंसान से उम्मीदें लगा बैठी हूँ जो मुझे एक चीज़ समझता है, वो मुझे कहीं इज्जत थोड़ी ना देगा, वो तो मुझे ऐसे ही बेइज्जत करेगा। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वह उसे अपनी आंखों में ही रहने देती हैं। अच्छ की कही गई बात सुनकर वो सेल्स गर्ल हिकारत से मीरा को देखती है। उसे लग रहा था कि मीरा पैसों के लिए उसकी मिस्ट्रेस बनी होगी, लेकिन उसकी ओर देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि मीरा की आंखों में आंसू और बेबसी उसे नज़र आ रही थी। मीरा, जो कि अच्छ का उसके लिए मिस्ट्रेस शब्द यूज करने से अंदर तक हर्ट हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मीरा अपना चेहरा शर्मिंदगी से झुकाए हुए थी। वो अच्छ से कहती है, सर मुझे किसी ड्रेस की ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरा उस पार्टी में जाना ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ कोई ड्रेस नहीं लीजिए, आप पैसे मत खर्च कीजिए प्लीज़। अच्छ रौब के साथ बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है बल्कि बताया है। आज मिस्टर अग्रवाल ने पार्टी दी है जिसमें उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी कोई सी भी ड्रेस पहनकर वहाँ पर मेरी इंसल्ट करवाओ। आखिर लोगों को भी तो लगना चाहिए कि मेरे साथ रहने वाली लड़की भी मेरी स्टेटस की ही है। कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि अच्छा रायचंद अपनी मिस्ट्रेस का ख्याल नहीं रखता है, इसलिए जो कर रहा हूँ चुपचाप करो, अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मीरा कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप से उस सेल्स गर्ल के साथ चली जाती है। वो सेल्स गर्ल मीरा से कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। उस सेल्स गर्ल ने बहुत ही प्यार से मीरा से पूछा था। मीरा उसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा कर कहती है, पूछिए। सेल्स गर्ल बोली, मैम वो सर ने जो कहा वो मेरे कहने का मतलब है कि आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको देखकर मुझे। उसने इतना ही कहा था कि उसकी बात काटकर मीरा बोलती है, वो जो कह रहे थे वो सच है। फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, मैं हूँ उनकी मिस्ट्रेस। फिर उसकी ओर देखकर कहती है, पता है इस दुनिया में लड़की होना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर आपकी कोई मजबूरी है तो वो और भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि दुनिया ऐसी लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती है। मैं भी ऐसी ही किसी मजबूरी का शिकार हूँ। वो सेल्स गर्ल समझ जाती है कि मीरा के साथ ज़रूर कोई मजबूरी है जो वो उस आदमी की मिस्ट्रेस बनी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, बस सॉरी बोलकर उसे कपड़े दिखाने लगती है। वो मीरा को एक से बढ़कर एक कपड़े दिखा रही थी, लेकिन मीरा का ध्यान तो बस अच्छ की कही बातों पर ही था। मीरा को उस दिन भी इतना बुरा नहीं लगा था जिस दिन अच्छ ने उसे अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए कहा था, या जिस दिन अच्छ ने उसे फोर्सफुली किस किया था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो सोच रही थी कि कहाँ वो अपने बड़े पापा की प्रिंसेस थी जिन्होंने सिर्फ उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया, और कहाँ आज वो इतनी मजबूर हो गई है कि अपने बड़े पापा के इलाज के लिए आज उसे ये जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। इसे ही कहते हैं किस्मत। मीरा बोली, एक लड़की अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सबसे ज़्यादा अपने पिता पर ही विश्वास करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इंसान उसे सभी बुराइयों से निकालेगा, लेकिन वो खुद अपने ही पिता की वजह से यह दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसे खुद की पैदाइश से ही नफरत हो रही है। वो अपनी सोच में ही थी कि उसे अच्छ की आवाज़ आती है जो कहता है, और कितना समय लगेगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मीरा कुछ कहती तभी अच्छ का ध्यान वहीं एक ड्रेस पर जाता है, तो अच्छ कहता है, पैक देश। मिस मीरा, आज तुम्हें यही ड्रेस पहननी होगी। मीरा उस ड्रेस को देखकर कहती है, सर मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती हूँ। अच्छा बोला, मैंने पूछा नहीं, आपको बताया है, और ये मेरा ऑर्डर है। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तुम उसमें कुछ भी नानुकुर नहीं कर सकती हो। मीरा कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। मीरा वहाँ से अच्छ के पीछे चली जाती है। सेल्स गर्ल जो वहीं खड़ी थी वो भी मीरा को देखकर समझ जाती है कि मीरा कितनी हर्ट हुई होगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। शाम के समय अच्छ तैयार हो चुका था, लेकिन मीरा अभी तक रूम के बाहर ही नहीं आई थी। अच्छ का दिमाग अब तक गर्म हो चुका था। वो जल्दी से जाकर मीरा के रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है। मीरा उसी ड्रेस में खड़ी थी, लेकिन वो देखने में बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। जब अच्छ का ध्यान मीरा के कपड़ों पर जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मीरा कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जो ड्रेस अच्छ ने मीरा को दिलाई थी वो ड्रेस बहुत ही छोटी थी, उसकी लंबाई थाई तक थी। वो ड्रेस स्लीवलेस थी और उसका बैक नेक भी बहुत डीप था। ड्रेस की कमर की साइड में थोड़ी सी कट थी जिससे उसकी कमर विजिबल हो रही थी। मीरा ने अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं किया था। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई थी और बालों को अपने खुला छोड़ रखा था। अच्छ मीरा को देखकर समझ जाता है कि वह इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है।
मीरा ने पहले कभी भी ऐसे ड्रेस नहीं पहने थे, वह हमेशा सिंपल कपड़े ही पहनती थी। इस तरह की शॉर्ट ड्रेस उसने पहले कभी नहीं पहनी थी। अच्छ बोला, लेट हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी चलो। मीरा डरते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मैं यह ड्रेस पहन के नहीं जा सकती, मैं कोई और ड्रेस पहन लूँ। अच्छ बोला, तुम यही ड्रेस पहन कर चलोगी और ये मेरा ऑर्डर है। मीरा को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे यही पहनकर जाना पड़ा। पार्टी एक बिजनेस पार्टी थी जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मशहूर बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन जैसे अच्छ की एंट्री होती है सबका ध्यान पार्टी से हटकर अच्छ पर चला जाता है। पार्टी में आई लड़कियां अच्छ को देखकर खुद को ठीक करने लगती हैं, इस आस में कि अच्छ की नज़र उन पर पड़ जाए, और बिजनेसमैन अच्छ से बात करने के लिए मौका देख रहे थे। जब सबकी आंखें मीरा की तरफ जाती है जो अच्छ के साथ चली आ रही थी, तो सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लड़कियों को मीरा से जलन हो रही थी और वहीं लड़के और बिजनेसमैन सभी उससे लस्टफुल नज़रों से देख रहे थे। मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक लड़की होने के नाते वह सबकी नज़रों में खुद के लिए जो भावनाएं थी उन्हें समझ सकती थी, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन पार्टी में कोई ऐसा भी था जो मीरा को जलती हुई निगाहों से देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, आज तुम्हें समझ में आएगा मुझसे मेरे अच्छ को छीनने की क्या सज़ा होती है। आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे काली रात ना बना दिया तो मेरा नाम भी साइना कपूर नहीं। अच्छ मीरा के साथ कुछ बिजनेस पर्सन से मिल रहा था। तभी एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 28 साल होगी उसके पास आकर कहता है। लड़का बोला, हेलो मिस्टर रायचंद, कैसे हैं आप? आज की पार्टी में तो आप ही छाए हुए हैं। फिर मीरा को देखकर, आपसे ज़्यादा तो आपके साथ की ये लड़की, वैसे क्या नाम है इनका? सामने का लड़का और कोई नहीं, कमल मल्होत्रा था। अच्छ कमल को बहुत अच्छे से जानता था। एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद था जिसके लिए लड़कियां यूज़ एंड थ्रो की तरह थीं। एक नंबर का लड़कीबाज था। जब वो मीरा की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो बीच में अच्छ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को ज़ोर से दबाकर बोलता है, मिस्टर कमल मल्होत्रा, आप क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, यह मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा होगा अगर आप अपनी लिमिट पार करने की गलती करने की कोशिश ना करें, वरना अच्छ रायचंद क्या है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छ ने जितना अपने शब्दों को जोर दिया था, साथ ही साथ उसके हाथों में भी उतना ही जोर दिया था जिससे उसने कमल के हाथों को दबा रखा था। इतना बोल अच्छ कमल के हाथों को छोड़ देता है। तभी एक वेटर 2 ड्रिंक ग्लास अच्छ और मीरा के पास लाकर आता है। अच्छ एक ड्रिंक को ले लेता है और मीरा को भी लेने को कहता है। मीरा बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। अच्छ बोला, अल्कोहल नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक है। अच्छ की बात सुनकर मीरा वह ड्रिंक ले लेती है, उसे पी लेती है। उसे भी बहुत प्यास लगी थी। मीरा को ड्रिंक किए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी से कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे बहुत गर्मी लग रही है, उसका पूरा शरीर जल रहा है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वह अच्छ से वॉशरूम का कहकर चल देती है। अच्छ भी ध्यान नहीं देता है और उसे जाने को बोलकर कुछ लोगों से बात करने लगता है। मीरा लड़खड़ाते हुए वॉशरूम जा ही रही थी कि उसे 2 हाथों ने पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। दूसरी ओर साइना के मोबाइल पर एक मैसेज पॉपअप किया। जब साइना ने उसमें लिखे मैसेज को देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान खिल गई। उसने खुद से कहा, अब देखती हूँ तुम 2 टके की लड़की मेरे अच्छ की ज़िंदगी से जाती हो कि नहीं। आज के बाद अच्छ को तो क्या किसी और को भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मीरा को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छ को समझ में नहीं आ रहा था कि मीरा को इतनी देर क्यों लग रही है। अच्छ को लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह भी उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ मीरा गई थी। साइना अपनी चाल के कामयाब होने की खुशी में ड्रिंक कर रही थी। उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए इतना ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छ मीरा को खोजते हुए उसी तरफ चला गया जिस तरफ मीरा गई थी। अच्छ कॉरिडोर से जा रहा होता है कि उसे रास्ते में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जिस पर उसका पैर पड़ने ही वाला था, लेकिन जब वह झुककर उसे उठाकर देखा तो वह मीरा की ईयरिंग थी। वो उसे पहचान जाता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ती है तो उसका ध्यान सामने वाले कमरे पर चला जाता है। अच्छ देखता है तो सामने के कमरे से आवाज़ आ रही थी। सामने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अच्छ जोर से उस दरवाजे को किक करता है। उसकी किक इतनी तेज़ थी कि दरवाजे का लॉक एक बार में टूट जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। सामने का नज़ारा देख अच्छ की आंखें सर्द हो जाती हैं और उसकी आंखों में खून उतर आता है। सामने कमल मीरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उस पर ड्रग्स का नशा हावी हो रहा था, लेकिन वह इतना तो समझ ही रही थी
कि उसके साथ जो भी कोशिश हो रही है वो गलत है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तो ड्रग्स का नशा, ऊपर से कमल उसे ताकत में बहुत ही ज़्यादा आगे था, इसलिए वह अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो रही थी। अच्छ की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं और फुर्ती से कमरे में बेड के पास पहुंचकर कमल को एक घूसा मारता है, जिससे वो एक तरफ गिर जाता है। अच्छ जब मीरा को देखता है तो उसे समझने में देर नहीं लगती है कि मीरा को ड्रग दिया गया है, क्योंकि उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। वो काँप रही थी और उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी, लेकिन वो अभी भी कुछ होश में थी, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ड्रेस एक तरफ से फट गई थी, गालों पर थप्पड़ के निशान थे, बाजू और गर्दन पर खरोच, उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो खुद को अपने हाथों से छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी यह कोशिश देखकर अच्छ के दिल में एक टीस उठती है। वो गुस्से से कमल की ओर देखता है। कमल की नज़र जब अच्छ पर जाती है तो वो अंदर तक कांप जाता है, क्योंकि अच्छ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसकी नसें तन गई थी, जैसे अभी फट जाएगी। उसने आज तक अच्छ के इतने भयानक रूप को सुना ही था, लेकिन आज अपने सामने देखकर उसका खून सूखने जा रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि क्यों वो मीरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अच्छ कमल की ओर बढ़ता उससे पहले उसे एक झटका लगता है, क्योंकि मीरा उसके गले लग गई थी और वो रोते हुए बोली, आप आ गए। इसने मीरा पर नशा हावी हो गया था, वो बेहोश होने वाली थी। वो मीरा को जल्दी से बेड पर बैठा देता है और कमल को अपनी जलती हुई निगाहों से देखता है। वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है और उसे मारने लगता है। अच्छ के सामने बार बार मीरा का चेहरा याद आ रहा था जब वह रो रही थी। उसी गुस्से में ताबड़तोड़ कमल पर वो मुक्के बरसाए जा रहा था। कुछ ही देर में कमल की हालत खराब हो गई थी। वो कमल को कॉलर से पकड़कर उठाता है, वो उसे और मारता है। तब तक वहाँ राजीव कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और कमल को अच्छे से छुड़ाता है। अच्छ के छोड़ते ही कमल नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अच्छ राजीव से बोलता है, ब्लैक हाउस। इतना बोलकर वो उसे ले जाने को बोलता है। अच्छ की बात सुनकर सभी कमल को लेकर चले गए थे। उस कमरे में राजीव को छोड़कर दर्जनों गार्ड थे, लेकिन उनमें से किसी की भी मीरा को देखने की हिम्मत नहीं की थी। वह सभी इतना तो जान गए थे कि जो लड़की है वो उनके सर के लिए बहुत ही खास है, और वह उसे अपनी आंखों से देखकर अपने सर को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। वो सभी अच्छ के ट्रेनर्ड बॉडीगार्ड थे, जो अकेले ही 10 पर भारी पड़ते हैं। उन सब के जाने के बाद जब अच्छ मीरा की ओर देखता है तो मीरा दर्द से तड़प रही थी। अच्छ जल्दी से डॉक्टर को भेजने को बोलता है और वो मीरा की ओर बढ़ जाता है। मीरा, जिसे थोड़ा थोड़ा होश आ गया था, वो अच्छ को अपनी अधखुली आंखों से देखती है और उसके पास जाकर उसके गले में हाथ डाल उसके होठों को लॉक कर देती है। अच्छ की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। अच्छ जानता था कि यह सब मीरा ड्रग्स के नशे में कर रही है, क्योंकि होश में तो वह कभी अच्छ के इस तरह से करीब नहीं आती। अच्छ मीरा को खुद से अलग करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा की पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी। वह बार बार उसके गालों पर, आंखों पर और गले पर अपने होठ फिराए जा रही थी। अच्छ ने खुद को बहुत ही कंट्रोल करके रखा था, लेकिन मीरा की यह सब हरकतें उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। वह लगातार उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा ने तो जैसे ठान लिया था कि आज वो अपनी हदें पार कर लेगी और अच्छ को अपना बना लेगी। मीरा के किस करने की वजह से अच्छ अभी भी शौक में था। कुछ देर में मीरा उससे अलग हो जाती है और अपने कपड़े खोलने लगती है और खुद में बड़बड़ा रही थी। मीरा बोल रही थी, गर्मी लग रही है, बोलते हुए अपने कपड़े खोलने की कोशिश कर रही थी। अच्छ मीरा को देखकर समझ गया था कि उस पर ड्रग्स का नशा कुछ ज़्यादा ही हावी होने लगा था। वो जल्दी से जाकर मीरा को पकड़कर वॉशरूम में चला जाता है और शावर के नीचे ले जाकर ठंडे पानी का शावर ऑन कर देता है। ठंडा पानी पड़ते ही मीरा को कुछ राहत मिलती है, लेकिन उससे भी उसे बस कुछ मिनटों के लिए ही राहत मिलती है। फिर कुछ ही देर में फिर उस पर ड्रग्स हावी हो जाता है। अच्छ उसे लेकर रूम में वापस आता है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर डॉक्टर खड़ी होती हैं। अच्छ उन्हें अंदर आकर मीरा को चेक करने के लिए कहता है। कुछ देर में डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर रायचंद, मैंने इनका ब्लड सैंपल तो ले लिया है, लेकिन जब तक पता नहीं चलता कि इन्हें कौन सा ड्रग्स दिया गया है तब तक इन्हें मैं एंटीडोज नहीं दे सकती, क्योंकि इन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी ड्रग्स जिन्हें दिया गया है वह बहुत ही हाई पावर का है। कब तक यह पता चलेगा? अच्छ ने बोला, रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छ बोला, लेकिन इतनी देर तक कैसे होगा? डॉक्टर बोली, इस सिचुएशन में अगर यह हॉस्पिटल में होती तो इन्हें अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता था,
लेकिन अभी हॉस्पिटल पहुंचने में इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस समय सिर्फ एक ही रास्ता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यह बोलकर डॉक्टर चली जाती हैं। अब अच्छ को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन जब वो मीरा को देखता है तो अपनी आंखें बंद करके खुद को तैयार करता है। वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। लेकिन मीरा को देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वह मीरा की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर में ही कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। उस कमरे में बस 2 लोगों के सांसों की आवाज़ें आ रही थी। ये रात अच्छ और मीरा के बीच गुजर गई, लेकिन इसमें कहीं भी प्यार या इमोशन नहीं था, या फिर शायद था भी। अगली सुबह जब मीरा की नींद टूटती है तो उसे अपने सर में बहुत दर्द महसूस होता है। वो किसी तरह से उठकर बैठ जाती है। उसे अपने शरीर में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। जब वो खुद को देखती है और अपने चारों तरफ देखती है तो उसके बगल में अच्छ सोया हुआ दिखता है। अच्छ को देखकर वो समझ जाती है कि उसके और अच्छ के बीच में कल रात क्या हुआ होगा। वो खुद को किसी तरह संभालते हुए उठती है और बाथरूम में चली जाती है। उसके उठते ही अच्छ की भी नींद टूट जाती है। वो कुछ कहता उससे पहले ही मीरा बाथरूम में जा चुकी थी। अच्छ की नज़र जब बेडशीट पर जाती है तो वहाँ उसे कुछ ब्लड स्पॉट दिखते हैं। न जाने क्यों, लेकिन उसे वो देखकर एक अनजानी खुशी होती है कि वह पहला शख्स है मीरा की ज़िंदगी में जिसके वह इतने करीब गई है। वो उठकर अपने कपड़े पहनता है। वो किसी को कॉल करके रूम से बाहर निकल जाता है। बाथरूम में जब मीरा जाती है तो वो खुद को मिरर में देखती है। उसके पूरे बदन पर निशान थे जो अब नीले होने लगे थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। एक जोर की चीख के साथ उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपना हाथ वहीं फर्श पर मारने लगती है। उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। वो बहुत ज़ोर से रो रही थी। शावर बहुत तेज़ी से चल रहा था। अगर अच्छ शुरू में होता तो उसकी सिसकियों की आवाज़ ज़रूर सुन लेता, लेकिन वह अभी रूम में नहीं था। कुछ देर बाद वो शावर के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसके दोनों हथेलियों से खून भी रिस रहा था। अच्छा अभी कमरे में नहीं था तो उसने मीरा की चीख नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद बाथरूम में सब कुछ बिखरा हुआ था। शीशा भी टूटा था। मीरा की नज़र कांच के टुकड़ों पर जाती है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां पहुंचती है। एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी हथेली पर रखती है। जैसे ही वह अपने हाथ की नस को काटने के लिए कांच चुभाने वाली होती है, उसे अपने बड़े पापा की याद आ जाती है। उसकी आंखों से फिर से सैलाब बहने लगता है। वो उठकर उन्हीं कांच पर चलकर अपने आंसू पोंछकर बाथरोब पहनकर बाहर आ जाती है। बाहर उसके लिए एक सेट कपड़े दिखते हैं। वो समझ जाती है कि ये अच्छे नहीं रखे होंगे। वो बिना किसी भाव के वो कपड़े पहन लेती है। वो अपने बालों को बस किसी तरह से बांध लेती है। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान के साथ ही आंसुओं के भी निशान थे। वो अपना चेहरा पोंछकर जब रूम में आती है तो अच्छ उसे सोफे पर बैठे दिखता है। अच्छ ने सोचा था कि वो मीरा को मिलेगा तो वो उसे सब बताएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मीरा को देखकर उसका मन एक गिल्टी से भर जाता है। वो कुछ कहने को होता है कि उसकी नज़र मीरा के हाथ और फर्श पर जाती है। वो देखता है कि मीरा के हाथों से और पैरों से खून बह रहा है। वो जल्दी से उसे बैठने को कहता है और बोलता है, तुम बैठो। और ये चोट कैसे आई, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये बोल वो जाने को होता है, लेकिन मीरा की आवाज़ से वो स्तब्ध रह जाता है। मीरा बोलती है, एक मास्टर को अपनी मिस्ट्रेस के लिए इतना कंसर्ट सही नहीं होता सर, और ये चोट तो बस मामूली सी है। आपको इस तरह से परेशान होना सूट नहीं करता। ये बोल मीरा जाने को होती है कि अच्छे उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कल रात जो हुआ वो सब मुझे समझाने दो। मीरा बोली, क्या समझाना चाहते हैं आप सर? यही कि मैं नशे में थी, वो इंसान मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, तो आपने भी तो वही किया। बस फ़र्क इतना है कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने तो वही किया है जिसके लिए आपने मुझे ख़रीदा था। आखिर हूँ तो आपकी एक मिस्ट्रेस ही ना, तो फिर ये मेरी फ़िक्र करने का नाटक क्यों? ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आज अच्छ को मीरा का खुद के लिए ऐसे उसकी मिस्ट्रेस बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शायद वह भूल गया था कि वही बार बार मीरा को अपनी मिस्ट्रेस कहकर बुलाता था। अच्छा हमेशा से मीरा को हर्ट करना चाहता था, उससे उसके पिता के किए का बदला लेना चाहता था, लेकिन आज उसे मीरा को दर्द में देखकर बुरा लग रहा था और खुद के लिए उसकी मिस्ट्रेस कहना भी अच्छा नहीं लगा। मीरा अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ जा रही होती है कि अचानक से उसे कोई अपनी गोद में उठा लेता है। वो अचकचा जाती है, लेकिन जब वो सामने वाले को देखती है तो कहती है, यह क्या है सर, मुझे छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। अच्छ बोला, चुपचाप चलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा बोली, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। अच्छ मीरा को वहाँ से अपने मेंशन ले जाता है और उसे उसके कमरे में छोड़ देता है और बोलता है, जब तक मैं ना बोलूँ कमरे से बाहर आने की कोशिश भी मत करना।
ये बोल वो एक मेड को मीरा की मेडिसिन देकर उसकी बैंडेज कर उसको ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। लेकिन मीरा ने ना तो दवा ली, ना ही बैंडेज करवाई और ना ही कुछ खाया। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोती रही और नींद की आगोश में चली गई। अच्छा अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके पास उसके आदमी को कॉल आता है और उसकी बात सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ वो देखता है कि संजीव मीरा के बड़े पापा के वार्ड में था। निगम जी को होश आ गया था। संजीव को देखकर अच्छ की आंखों में खून उतर आता है और निगम जी और मीरा के लिए नफरत बढ़ जाती है। लेकिन जब उसके कानों में निगम और संजीव की बातें पड़ती है तो वो अपनी जगह पर जम जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छ कमरे में अंदर जाने को होता है, तभी उसके कानों में संजीव की आवाज़ पड़ती है। अरे बड़े भैया, अब आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दांत पीस कर बोल रहा था संजीव। उसे मेरे हवाले कर दीजिए। निगम जी बोले, कभी नहीं, मैं अपनी बच्ची को तुम जैसे दरिंदे के हवाले कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे जान से मार दोगे। संजीव बोला, प्यारे भाई, कितनी अच्छी तरह से जानते हो मुझे। हाँ, मारना चाहता हूँ मैं उसे, क्योंकि मेरे लिए वो मेरी बेटी नहीं है, और हो भी कैसे सकती है। कौन सी बेटी अपने ही बाप को सज़ा दिलाना चाहती है? अगर उस दिन उसे भी उसकी माँ के साथ मार दिया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। आज वह मुझे सज़ा दिलवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। अगर उस दिन आपने उसे नहीं बचाया होता तो आज आपकी पत्नी और आपका बच्चा भी जिंदा होते और आप भी इस हालत में नहीं होते बड़े भाई। संजीव आगे कुछ बोलता, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। संजीव यहाँ एक डॉक्टर के भेष में आया था। बाहर अच्छ के हाथों से लगकर कुछ गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से संजीव भाग जाता है। इधर उसके जाते ही अच्छ निगम जी के पास आ जाता है। अच्छ ने अपने आदमियों को संजीव के पीछे लगा दिया था। अच्छ बोला, आप ठीक तो हैं? निगम जी बोले, तुम कौन हो? अच्छ बोला, मैं मीरा का बॉस हूँ। वो इस समय इसके आगे वो कुछ बोलता, तभी निगम जी बोलते हैं। निगम जी बोले, मीरा को बचा लो बेटा। इतना बोलते ही वो फिर बेहोश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं और निगम जी को चेक करके बोलते हैं, देखिए सर, इनकी हालत ठीक नहीं है, अब कब होश आएगा पता नहीं, सो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। अच्छा भारी कदमों से निकल जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे राजीव की बातें याद आती है। कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? उसके बाप ने जो किया उसमें उसकी क्या गलती है? तभी उसके फ़ोन पर राजीव का कॉल आता है। वो हड़बड़ी में घर के लिए निकलता है। जब तक वो घर पहुंचता है तो देखता है कि राजीव डॉक्टर के साथ बाहर आ रहा था। वो जल्दी से राजीव के पास जाकर पूछता है, अच्छा बोला, क्या हुआ है राजीव? ये डॉक्टर। राजीव बोला, क्यों, तुझे नहीं पता? मुझे नहीं लगा था कि तू इतना गिर जाएगा यार। उसकी क्या हालत कर दी है तूने कि वो आज ऐसा करने पर मजबूर हो गई। अच्छा बोला, क्या बात कर रहा है तू? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, साफ साफ बोल। राजीव बोला, ज़्यादा मत बन, मीरा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बोला, क्या हुआ मीरा को? राजीव बोला, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अच्छा बोला, क्या? अच्छा मीरा की सुसाइड करने की कोशिश के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गया था। अच्छा बोला, ये क्या बोल रहा है तू? राजीव बोला, हाँ, अगर टाइम पर मैं नहीं पहुंचा होता तो ना जाने क्या हो जाता। तभी एक मेड आकर बोलती है, सर मैडम को होश आ गया है। अच्छा जो ये सुनकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो जल्दी से मीरा के कमरे में जाता है और देखता है कि मीरा बेड की हेड क्राउन से सर टिकाकर बैठी है। अच्छा उसे गुस्से में पकड़कर खड़ा करता है, जिससे मीरा घुटनों के बल खड़ी हो जाती है बेड पर। अच्छ मीरा को गुस्से में पकड़ा हुआ था और उसे झकझोरते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बेहुदा हरकत करने की? क्या भूल गई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है और मेरी इजाज़त के बिना तुम्हारी मौत भी नहीं आ सकती, तो क्यों किए हरकत? ये बोल अच्छ झट से मीरा को छोड़ देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती है। तभी राजीव आकर बोलता है। गुस्से से राजीव बोला, ये क्या कर रहा है तू? उसकी हालत देख। अच्छ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। राजीव मीरा को सही से बिठाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, तुम ठीक हो? अब कैसा फील कर रही हो तुम? राजीव की इस तरह से अपने सर पर हाथ रखने से मीरा को किसी बड़े के होने का एहसास होता है, जो अपना हो। मीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बस हाँ में सिर हिलाती है। राजीव बोला, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मीरा फिर से हाँ में सिर हिलाती है। राजीव उसके पास बैठकर राजीव बोला, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं लगती जो ज़िंदगी से हार कर सुसाइड कर ले। मीरा बोली, मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं किया था, वो तो। राजीव बोला, वो तो क्या? मीरा बोली, मैंने फ्लैशबैक। मीरा बताना शुरू कर दी है।
मीरा का पूरा शरीर दर्द कर रहा था तो उसने सोचा कि गर्म पानी से बैठने में कुछ आराम मिल सकता है, तो उसने बाथ टब में पानी भरकर उसमें रिलैक्स करने को सोचा। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने जाती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथ टब में गिर जाती है, जिससे उसका सर बाथ टब से लग जाता है। फ्लैशबैक एंड। फिर कुछ याद नहीं। राजीव आश्चर्य से बोला, मतलब तुमने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी? मीरा बोली, नहीं। राजीव बोला, ओह नो। ऐसे बोल वो अच्छ के पास जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वो वहाँ नहीं होता है। तभी उसे स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें आती है तो वो वहीं चला जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाता है। राजीव ने जब स्टडी रूम का नज़ारा देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि स्टडी रूम पूरी तरह से तहस नहस हो रखा था और वहीं एक और सोफे पर बैठा सिगरेट की लंबी लंबी कश लिए जा रहा था। उसके आसपास धुएं का पूरा बादल जैसे बन गया था। राजीव खांसते हुए उसके पास पहुंचा तो उसने जब अच्छ को देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और सामने की टेबल पर पड़ी बोतलें देखकर वो समझ गया कि अच्छ ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। लेकिन क्यों? राजीव जानता था कि अच्छ तभी ड्रिंक करता था जब वो बहुत ज़्यादा दर्द या गुस्से में होता था। राजीव समझ गया था कि इस समय अच्छ से बात नहीं हो सकती है, तो उसने अच्छ को उसके कमरे में पहुंचाया। बेड पर लेटते ही अच्छ ने वही बात दोहराई जो वो हमेशा नशे में बोलता था, मायू प्लीज़ कम बैक, आई लव यू मायू, आई लव यू। अगली सुबह जब अच्छ की नींद खुली तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़े ही बोलता है, आह ये सर क्यों इतना दर्द कर रहा है, आह। तभी उसके सामने कोई एक गिलास बढ़ाता है। जब वो सामने देखता है तो राजीव ने उसकी ओर वो गिलास बढ़ाया था। राजीव बोला, इसे पी लो, शायद तुम्हारा नशा उतर जाए, और ये टैबलेट ले लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा बोला, थैंक्स यार। तभी उसे मीरा का ध्यान आता है तो वो राजीव से पूछता है, मीरा कैसी है अब? राजीव बोला, क्यों, तू क्यों पूछ रहा है? अभी कम हर्ट किया है क्या तूने उसे जो और करना चाहता है? अच्छा बोला, ये क्या बोल रहा है तू? माना कि मैं उसके जरिए उसके बाप को तड़पाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजीव बोला, ओह अच्छा, अब ऐसा नहीं है तो कैसा है ज़रा बताना, क्योंकि कल जो तूने उसके साथ बिहेव किया था ना, वो किसी तरह से खुशी तो देने जैसा नहीं था, बल्कि हर्ट करने जैसा लगा मुझे। अच्छा बोला, यार कल उसने जो किया था उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। और? राजीव बोला, और तूने उससे कुछ बिना जाने ही उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया है ना? अच्छा बोला, जानना क्या था, क्या उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी? राजीव बोला, नहीं, उसने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी। वह सब बस एक हादसा था जो देखने में सुसाइड जैसा लग रहा था। अच्छा, शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, क्या मतलब है तेरा? राजीव उसे सब बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद अच्छ गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरता है और अपने हाथों को जोर से बेड पर पटकता है। अच्छ बोला, लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? राजीव बोला, तूने उसे बोलने दिया था नहीं ना? अच्छ बोला, अब कैसी है वो? राजीव बोला, अपने कमरे में है। अच्छ मीरा के कमरे में जाता है, लेकिन मीरा वहाँ नहीं होती है, तो वो गुस्से में मेड को आवाज़ देकर बुलाता है। एक मेड जो मीरा का ध्यान रख रही थी वो डरते हुए अच्छ के आगे आती है। वो इस समय कांप रही थी। अच्छ बोला, वेयर इज़ मीरा, कहाँ है वो? तुम्हें उसका ध्यान रखने को कहा गया था ना, तो कहाँ है मीरा, कहाँ गई? मेड बोली, सर वो किचन में है, मैंने बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी। अच्छा, ये सुनकर किचन की ओर जाता है। वहाँ देखता है कि मीरा के हाथ और पैर में पट्टी है, फिर भी वो काम कर रही है। उसके पैरों की पट्टी लाल हो गई थी, शायद ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा जल्दी से उसके सामने जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा बिना किसी भाव के बोली, वही जो मेरा काम है, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ सर। अच्छा बोला, जाकर आराम करो, अभी ठीक नहीं हो तुम। मीरा बोली, आपको इतना कंसर्ट होने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा बोला, तुम्हारे पैरों से ब्लीडिंग हो रही है। मीरा बोली, फ़र्क नहीं पड़ता है सर। अच्छा, अब उससे कोई बहस नहीं करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। ये सब देख रहे राजीव की आंखें बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीरा को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा देता है। मीरा वहाँ से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छू उसे फिर से बेड पर पकड़कर बैठा देता है। मीरा बोली, ये आप? उसके आगे के शब्द उसके गले में ही रह जाते हैं, क्योंकि उसके होठ अच्छ की होठों के कैद में होते हैं। अच्छ बहुत ही सॉफ्टली उसे किस कर रहा था, जिससे मीरा भी कुछ देर के लिए उस किस में खो जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसको अच्छ का छूना कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद जब अच्छ को महसूस हुआ कि मीरा अब सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने मीरा को छोड़ दिया।
मीरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। अच्छ की भी सांसें तेज चल रही थी। उसने जल्दी खुद को संयमित किया और मीरा को देखा जो अपना चेहरा झुकाए बैठी थी। अच्छ ने आगे कहा, अब तुम तब तक कमरे से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मेरी बात नकारने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आज बस किस किया है, इसके आगे कंटिन्यू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीरा कुछ नहीं बोलती है, वो अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देती है। इस समय उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वह अपना चेहरा अच्छ को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। अच्छ भी समझ गया था कि मीरा इस समय शर्मा रही है, इसलिए उसे ज़्यादा न छेड़ते हुए वह वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। जब वह अपने कमरे में जाता है तो राजीव उसे वहीं बैठे दिखता है। राजीव बोला, आज तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि तू वही अच्छ है जो उससे बदला लेना चाहता है, तो आज उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया। अच्छ जो कि बाथरूम की ओर जा रहा था, उसके पैर राजीव की बात सुनकर वहीं जम जाते हैं। गुस्से में पलटकर अच्छ बोलता है, दोबारा अपनी बकवास मत करना, तू अच्छे से जानता है कि मैं मायू से प्यार करता हूँ। राजीव बोला, लेकिन यह भी जानता हूँ कि वह इस दुनिया में नहीं है, तो कब तक ऐसे अपने प्यार को नकारता रहेगा। तू मान क्यों नहीं लेता कि तेरे मन में मीरा के लिए फीलिंग जगने लगी है। अच्छ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। राजीव बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो कमल के बारे में क्या ख्याल है, उसका ऐसा हाल क्यों किया तूने, क्यों तूने उस रात मीरा को तड़पते नहीं छोड़ा, जबकि तू किसी और को भी उसके साथ रात बिताने को बोल सकता था, क्यों बचाई उसकी इज्जत, क्यों उस रात तू उसकी हेल्प करने की जगह प्यार कर रहा था, आज उसकी केयर कर रहा है तू। अच्छा बोला, बस अब और कुछ नहीं, मैं नहीं करता उससे प्यार और केयर करने का रीज़न भी है मेरे पास। ऐसा बोल वो हॉस्पिटल में हुई सारी बात उसे बता देता है, जिसे सुनकर राजीव भी शॉक्ड हो जाता है। दूसरी ओर एक कमरे में एक लड़की बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। उसकी उम्र यही कोई 34 या 35 के आसपास होगी। वो मशीनों से घिरी हुई थी। उसी के पास एक लड़का जिसकी उम्र भी 34 या 35 के आसपास होगी, वो उस लड़की का हाथ पकड़कर बैठा था। तभी उस कमरे में 60 साल की एक औरत आती है और बोलती है, बाबा आप कब तक आस लगाए बैठेंगे, इतने साल हो गए ये अभी तक नहीं उठी, और आप कब तक इनका इंतज़ार करेंगे। लड़का बोला, दाइमा जब तक जिंदा हूँ तब तक, क्योंकि वादा किया था कि मरते दम तक साथ निभाऊंगा, बस वही वादा निभा रहा हूँ। वही अच्छ के रूप में अच्छे से सच्चाई सुनने के बाद राजीव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो बोलता है, मतलब मीरा को तू जिसके खिलाफ यूज करके उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था, वो उसको ही मारना चाहता है, लेकिन क्यों। अच्छ बोला, शायद इसलिए कि उस संजीव ने उसकी बड़ी माँ और उसके बच्चे को मारा है, लेकिन वो उसके किस गुनाह की गवाह है ये पता नहीं चला। राजीव बोला, अगर ये सब हम मीरा से पूछे तो। अच्छ बोला, और वो हमें क्यों बताएगी। राजीव बोला, एक रास्ता है। अच्छ बोला, क्या। राजीव की बात सुनकर अच्छ गुस्से से भर जाता है और बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। राजीव बोला, वाह तू उसे अपनी मिस्ट्रेस बना कर रख सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, क्या बात है। राजीव वहाँ से चला जाता है। अच्छा अभी तक वैसे ही सोचता रहता है। दूसरी ओर मीरा अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो उसने टीवी देखने को सोचा। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया कि टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था, मुंबई में फिर से एक साथ 80 से 90 लड़कियां गायब हुई हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 24 साल तक की लड़कियां शामिल हैं। इन सब के पीछे कौन है इसका पता अभी भी नहीं लग पाया है। तभी उसे टीवी स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा दिखता है। उसे देखकर मीरा की गुस्से की ज्वाला भड़क जाती है। मीरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी वो अगर सामने होता तो उसे जान से मार देती। वो गुस्से से कांप रही थी। वो उठकर टीवी के पास जाती है कि तभी वो लड़खड़ा जाती है। मीरा गिरती कि तभी उसे 2 मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। मीरा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि अच्छ है। अच्छ गुस्से से, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती, कि इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब उसने मीरा को देखा जो गुस्से से कांप रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हुआ था। अच्छ देखता है कि मीरा एकटक टीवी की ओर देख रही है, तो वो देखता है टीवी पर एंकर के पीछे खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखों में भी खून उतर आता है। तभी उसके कानों में मीरा की आवाज़ आती है। मीरा बोलती है, आई किल हिम, आई नेवर लेट हिम गो, आई विल पनिश हिम बैडली, ही किल्ड ऑल देम, ही किल्ड माई मॉम, बड़ी माँ। अच्छ को मीरा की बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई थी, क्योंकि मीरा अटक अटक कर बोल रही थी। वो गुस्से में जब होती है तो हकलाने लगती है। अच्छ को बस कुछ ही समझ आया, जिससे उसे पता चला कि उसने मीरा की माँ और बड़ी माँ को मारा है। अच्छ देखता है कि मीरा शांत ही नहीं हो रही है, तो वो उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर करके बोलता है,
शांत शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जिसने भी तुम्हारी माँ को मारा है उसे मैं मारने में तुम्हारी मदद करूँगा, हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें, आई प्रॉमिस। मीरा अपने आंसुओं से भरी आंखों से बोलती है, सच? आप सच बोल रहे हो? आप उसे सज़ा दिलाने में मेरी हेल्प करेंगे ना? वो बहुत बुरा है, उसने सबको मार दिया, मैं भी उसे मार दूंगी, उसे नहीं छोड़ूंगी। मीरा बहुत ही उम्मीद से अच्छ की ओर देखती है तो अच्छ ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर धीरे से मीरा को अपने गले से लगाकर उसके फोरहेड पर एक लाइट किस कर देता है, जिसके एहसास से मीरा की आंखें बंद हो जाती है। अच्छ मीरा को फिर अपनी बाहों में भर लेता है, मीरा भी उसकी बाहों में समा जाती है। उसे इस समय ये जगह सबसे ज़्यादा महफूज लग रही थी। कुछ देर तक दोनों वैसे ही एक दूसरे की आगोश में खड़े रहते हैं। तभी मीरा को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। वो अच्छे से दूर हो जाती है और अपना सर नीचे किए ही बोलती है, आप यहाँ कुछ काम था? अच्छा एक स्माइल के साथ, हाँ तुम्हें लंच के लिए लेने आया था, तुम चलो लंच कर लो, आज सब तुम्हारी पसंद का बना है, जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मीरा बोली, आप चलिए। इसके आगे के शब्द वो बोलती कि तभी अच्छे ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे गोद में ही लिए डाइनिंग हॉल तक लाया, फिर चेयर पर बिठा दिया। सभी सर्वेंट ये सब आंख फाड़े देख रहे थे। वो सभी अच्छी की आवाज़ से होश में आए, अगर देखना हो गया हो तो लंच सर्व करो, पूरा दिन नहीं है। सभी नौकर झेप जाते हैं और दोनों को लंच सर्व किया। मीरा अभी तक शर्म से अपनी निगाहें नीचे की हुई थी। वो लंच को देखते ही मुंह बना लेती है। अच्छ बोलता है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक यही सब खाना है। लेकिन आपने तो कहा था मेरी पसंद का है, ये मुझे नहीं पसंद, मीरा ने कहा। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये भी तुम्हें पसंद आएगा, अब चुपचाप खाओ। मीरा समझ गई थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो भी मन मार कर वो बेस्वाद हेल्दी खाना खाने लगती है। ऐसे ही 5 दिन निकल गए। अच्छे इन दिनों मीरा के साथ बहुत ही पोलाइट बिहेव कर रहा था। वो उसका पूरा ख्याल रख रहा था, उसके खाने पीने और मेडिसिन का भी। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें भी होती थी। मीरा के मन में अच्छ के लिए कुछ फीलिंग भी आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन उसे अच्छ का उसके साथ रहना, उसकी केयर करना अच्छा लगता था। लेकिन जब उसके मन में अच्छ के किए गए व्यवहार याद आते तो वह अपने उन सभी ख्यालों को झटक देती है। लेकिन न जाने क्यों उसके सामने आते ही उसके किए गए सारे व्यवहार भूल जाते हैं। दूसरी ओर वही लड़की जो बेजान सी पड़ी थी, उसके सामने बैठे लड़के ने उस लड़की से कहा, जान कब तक इंतज़ार करवाओगी, अब बहुत तड़पा लिया, अब तो जग जाओ, तुम्हारा मिहिर आज भी अकेला है। एक तुम ही तो हो उसकी ज़िंदगी में, माँ बाप को देखा नहीं, किसी दूसरे ने कभी समझा नहीं। एक तुम ही तो थी मेरी अपनी, आज देखो मैंने खुद को तुम्हारे लायक बना लिया है, तो तुम ही नज़रें फेरे सोई हो, अब और नहीं इंतज़ार हो रहा है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उस लड़की के हाथों पर गिरता है, जिससे उसके हाथों में कुछ मूवमेंट होता है, जो महसूस कर वो लड़का चिल्लाकर बोलता है, दाई माँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। लगभग 20 मिनट में वहाँ पर कई सारे डॉक्टर खड़े थे। वो सभी उस लड़की को चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद उनका सीनियर डॉक्टर मिहिर के पास आता है। डॉक्टर बोला, देखिए मिस्टर मिहिर, हमने तो पूरी तरह से होप खो दी थी, लेकिन आपकी कोशिशों ने ये मिरेकल कर दिया। जो पेशेंट इतने सालों से कोमा में थी, उसकी मूवमेंट वापस आ रही है। ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, इनकी कंडीशन से यही लग रहा है। कांग्रेचुलेसन मिस्टर मिहिर। मिहिर ये सब सुनकर इतना खुश था कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। उसकी खुशी संभल ही नहीं रही थी। उसने खुशी में डॉक्टर को ही गले लगा लिया। आखिर इतने टाइम बाद उसकी खुशी उसे मिलने वाली थी। इधर मीरा आज ऑफिस आई थी, लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, सबकी निगाहें उसे आज कुछ अलग ही लग रही थी, जो उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। लेकिन वह सभी को इग्नोर करके अपने केबिन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसके कानों में 2 लड़कियों की गॉसिप की आवाज़ आती है। उनकी बातें सुन वो शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो भागकर अपने केबिन में जाने लगती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। जिससे टकराई थी वो हीना थी। हीना साइना की बेस्ट फ्रेंड थी। हीना ने मीरा को हिकारत भरी नज़र से देखा और टोंट मारते हुए बोली, कोई इतना भी कैसे गिर सकता है कि वो किसी का बिस्तर गर्म करके सक्सेस हासिल करे। अरे ये भी कोई टैलेंट होता है क्या? फिर सोचते हुए, अरे हाँ ये टैलेंट ही तो है, लेकिन इसे टैलेंट कहना टैलेंट शब्द की इंसल्ट होगी। वो क्या कहते हैं, हाँ इसे तो प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, है ना? तभी उसकी एक सहेली बोलती है, अरे हिना क्यों बेचारी की इंसल्ट कर रही हो? देखो कितना बुरा लग रहा है बेचारी को। इतना भी मत बोलो, जानती हूँ एक मिस्ट्रेस की कोई इज्जत नहीं होती है, लेकिन बुरा तो लगता ही होगा ना। ये बोल वो सभी हंसने लगती हैं। मीरा किसी को कुछ नहीं बोलती है। अगर पहले वाली मीरा होती तो अब तक उन सभी को सबक सिखा चुकी होती।
लेकिन अब वो इतनी मजबूर थी कि उनका जवाब भी नहीं दे सकती थी। तभी एक और लड़की बोलती है, ज़रा मैडम के कपड़े तो देखो, इतना सिंपल बहन जी टाइप रहती हैं, किसी को खबर भी नहीं होगी कि यह पैसों के लिए किसी का बिस्तर तक गर्म कर सकती हैं। इन जैसी लड़कियों की वजह से हम लड़कियों का नाम बदनाम होता है। मीरा से अब ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो अपना नीचे गिरा फ़ोन, जो हिना के टकराने की वजह से गिरा था, उसे उठाने को सोचती है। लेकिन जब वो उठाने के लिए नीचे झुकती है तो हिना अपनी हाई हील से उसके फ़ोन और हाथ दोनों को बुरी तरह से कुचल कर आगे चली जाती है। उसके पीछे उसकी दोनों सहेलियां भी चली जाती हैं। मीरा जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और ऑफिस से निकल कर चली जाती है। दिनेश, जिसे अच्छ ने स्पेशल मीरा के लिए ड्राइवर रखा था, वो मीरा को ऑफिस से बाहर रोते हुए निकल कर दूसरी ओर जाते देखता है तो उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन मीरा उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। दूसरी ओर अच्छ एक सुनसान जगह, जो कि बाहर से खंडहर थी और उसके अंदर से वो अच्छ की खुफिया जगह थी, जहां वो अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता था। वो इस समय एक किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो इस समय बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके एक साइड राजीव खड़ा था, दूसरी ओर उसका खास आदमी रॉबिन खड़ा था। रॉबिन यहाँ पर अच्छ की सभी दुश्मनों को टॉर्चर करना, उन्हें किडनैप करना और बाकी सारे काम देखता था। वो एक हैकर भी था। उसका मुकाबला 10 लोग एक साथ भी मिलकर नहीं कर सकते थे। अच्छ के सामने एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ये वही आदमी था जिसे मीरा ने टीवी में देखा था। अच्छ बोला, रॉबिन, इसने कुछ बताया? रॉबिन बोला, नहीं बॉस, अभी तक तो नहीं। राजीव रॉबिन को ऐसे देखता है जैसे बोल रहा हो कि इतना मार खाने के बाद कोई बोलेगा कैसे, इतना मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बेचारा अपने मन में ही बोल सकता था, क्योंकि रॉबिन अच्छ के अलावा किसी की नहीं सुनता था। एक बार तो उसने गुस्से में राजीव को भी पीट दिया था। अच्छ बोला, इसे होश में लाओ और थोड़ा खुद को काबू करो। रॉबिन यस बॉस बोलता है, लेकिन वो कुछ और बोलता तभी अच्छ का फ़ोन बजने लगता है। अच्छ देखता है कि यह फ़ोन दिनेश का है, तो वो झट से फ़ोन उठा लेता है। सामने की बातें सुनने के बाद उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं और गुस्से में बोलता है, कहाँ चली गई वो? ढूंढो उसे, अगर वो नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। दिनेश बोला, सर, मैम आज ऑफिस आई तो बहुत खुश थी, लेकिन अंदर जाने के ठीक 20 मिनट बाद ही वो बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन देखा तो वो रोते हुए दूसरे साइड चली गई। मैंने उनका बहुत पीछा किया, लेकिन भीड़ में वो आंखों से ओझल हो गई। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, लेकिन ज़रूर कुछ ऑफिस में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो रोते हुए कहीं चली गई। दिनेश ने सारी बातें एक सांस में ही बोल दी, क्योंकि उसे अच्छ के गुस्से से डर लग रहा था। अच्छ दिनेश की बातें सुनकर अपना टैब ऑन करता है और ऑफिस की आज की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। अच्छ ने अपने ऑफिस में कुछ सीसीटीवी के साथ हिडन कैमरा भी लगाए थे, जिन्हें वो जब चाहे जहां चाहे देख सकता था। आज ऑफिस में मीरा के आने और उसके जाने के बीच की सभी बातें अच्छ ने अपने टैब में देख ली। साथ में राजीव ने भी देखी। उसमें साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था कि हिना और उसकी सहेलियों ने मीरा की कितनी इंसल्ट की है। राजीव कुछ कहने ही वाला था कि अच्छ का चेहरा देखकर वो चुप हो जाता है। राजीव ने जब अच्छ की ओर देखा तो अच्छ को देखकर वो कांप गया, क्योंकि अच्छ इस समय बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा गुस्से से काला। अच्छ बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले राजीव को एक लुक देकर जाता है, जिसका मतलब राजीव अच्छे से समझ रहा था। उसके जाते ही राजीव ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने के कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। अच्छा अपनी कार से मीरा को हर जगह ढूंढ रहा था। उसने मेंशन, हॉस्पिटल और जहां मीरा पहले रहती थी वहां सही जगह देख चुका था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। अच्छ को मन ही मन ये डर भी सता रहा था कि कहीं मीरा कुछ गलत ना कर ले, लेकिन फिर दूसरे ही पल, प्लीज़, उसने खुद से कहा, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसने अपनी कार दूसरी ड्राइव टर्न कर ली। उसने अपनी कार को एक लेक के पास रोका और स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर खुद से बोला, कहाँ हो मीरा, कहाँ चली गई तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो सबका जवाब देना जानती हो, फिर क्यों आज तुम चुप रही? उन सबको सबक क्यों नहीं सिखाया तुमने? ऐसी भी क्या वजह थी जो तुम उन सब की बेवजह इंसल्ट को सहन करती रही? क्यों? एक बार तुम मिल जाओ, उसके बाद इनको बताता हूँ अच्छ रायचंद चीज़ क्या है। क्या अच्छ मीरा को ढूंढ पाएगा? अच्छ हिना और उसकी सहेलियों के साथ क्या करेगा? क्या अच्छ कभी जान पाएगा कि मीरा ही उसके बचपन का प्यार मायू है? वह मिहिर और उस लड़की का
मिहिर और उस लड़की का क्या राज है जो जल्द ही आपके सामने खुलेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।